परंपरा को और विशेष बल उसके ऊपर दिया है कि जो कुछ भी आज हमारा विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण है, अध्यापन है, टीचिंग है, लर्निंग है, उसमें और हमारी जो पहले की जो परंपरा है उसमें एक निरंतरता स्थापित होनी चाहिए। बीच का एक जो भाग ऐसा है जिसमें एक बहुत बड़ा खाई पैदा हो गई है, उस खाई को हमें भरना है। जो कुछ भी आज हो रहा है, आज जो शोध हो रहा है और जो हमारी परंपरा है, उसके बीच में एक निरंतरता ये बननी चाहिए। तो बहुत ही सामयिक आवश्यकता है। और अभी वैसे तो मैं देख रहा था जो सत्र आपने आयोजित किए हैं, बहुत ही सामयिक और अनेक ऐसे लोगों को आपने इसमें बुलाया है जो भारत की ज्ञान परंपरा के अलग अलग पक्षों के संदर्भ में और हमारे जो प्रतिभागी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ विमर्श करेंगे। लेकिन अगर आप एक सामान्य जिसको कहना चाहिए कि परसेप्शन की बात करें, तो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का एक जो जनरल परसेप्शन है वो भारत की ज्ञान परंपरा को लेकर के पहले तो वैसे ही बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वो असहज दिखाई देते हैं। बड़ा वर्ग तो ऐसे लोगों का भी है वो बड़ी असहजता अनुभव करता है। और फिर जो थोड़ी सहजता स्थापित करने की कोशिश भी होती है तो उनको ज्यादा ज्यादा लगता है कि हमारी ज्ञान परंपरा किस में है, कुछ धार्मिक ग्रंथों में है, कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में है। ज्यादा से ज्यादा फिर बात आती है तो भाई योग की परंपरा है, कुछ मेडिसिन की, आयुर्वेद की हमारी परंपरा है, थोड़ी बहुत खगोल शास्त्र की परंपरा है। इतना ही हमारे और प्राचीन ज्ञान की परिधि है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। और इसमें से फिर ये आवश्यक हो जाता है, विशेष रूप से आज के जो हम अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोग हैं, हमारे लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि क्या जो फिजिकल साइंसेज हैं, कुछ नेचुरल साइंसेज हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, और विशेष रूप से उसमें भी जो एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट है उसमें हमारी कोई ट्रेडिशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो एक बड़ा शून्य इस प्रश्न के उत्तर में लोगों को दिखाई देता है कि शायद इसमें हमारी कोई परंपरा उस तरह से और एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से क्या जो आज का मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है, आज का जो न्याय का क्षेत्र है, उसमें हमारी कोई परंपरा है क्या? इसमें भी एक शून्य लोगों को दिखाई देता है। हमारी कोई पॉलिटिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी ट्रेडिशन है क्या? उसमें भी कोई हमारी परंपरा है क्या? उस पर भी एक लोगों को रिक्तता ये दिखाई देती है। एक सामान्य परसेप्शन है। हम सब लोग जो आज यहाँ पर जुड़े हैं वे दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के लोग हैं और हमारा जो मैंडेट है दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी का वो तो अध्यापन और शिक्षा शास्त्र के ऊपर विचार करने का है। अब शिक्षा शास्त्र के संबंध में आज जितने बीएड करने वाले, एमएड करने वाले, फिर उसके ऊपर शैक्षिक शोध करने वाले लोग हैं, अब उनके सामने जब ये चर्चा आएगी कि भी पेडागोजी को लेकर के और शिक्षा शास्त्र को लेकर के कोई हमारी परंपरा है क्या, तो उसमें भी एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कि रिक्तता उनको दिखाई देती। बात करेंगे लोगों भाई आज जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, आज महत्वपूर्ण भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो किसने दी? जॉन ड्यूई ने दी। आज हमारे को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर विचार करना है, उनका नॉमेनक्लेचर, उनका क्लासिफिकेशन, ये किसने? बेंजामिन ब्लूम ने दिया। आज बड़ी प्रशंसा होती है भाई शिक्षा में प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाई होनी चाहिए, तो विलियम कैलपेट्रिक ने वो दिया। लेसन प्लानिंग हमको हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने, इन्होंने करना सिखाया। और भाई किंडरगार्टन जो शिशु शिक्षा, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है, उसमें चाहे मॉन्टेसरी सिस्टम है, चाहे किंडरगार्टन सिस्टम है, वो सारे के सारे पश्चिम के लोगों के द्वारा आए। बड़ी पॉपुलर अभी जो भाई जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो वाइगॉट्सी और उसके कुछ बाद के लोगों ने दी। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं शिक्षा शास्त्र की जो चर्चा के विमर्श के केंद्र में हैं, वे सब तो पश्चिम से आई। हमारी कोई परंपरा इसमें है? ये एक मैं समझता हूं कि बड़ा रोचक विषय भी हो सकता है और बड़ा महत्वपूर्ण भी हो सकता है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी जड़ों को इसमें तलाशें कि शिक्षा और शिक्षा शास्त्र के संबंध में हमारी किस प्रकार की परंपरा है। तो मुझे लगता है इस बात को समझने के लिए, और आपने जो बड़ा एप्ट इस आज की जो टॉक रखी है, ये मेरे को जो सेशन अलॉट किया है, इसमें गुरुकुल की व्यवस्था को और गुरुकुल के इतिहास को जब तक थोड़ा सा हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी और शिक्षण परंपरा, हमारी पेडागोजी की हिस्ट्री है या पेडागोजी की हमारी जो फाउंडेशंस हैं, उनको तब तक हम ठीक से नहीं समझ सकते। अब गुरुकुल पर जैसे आईकेएस को लेकर के मैंने कहा कि पॉपुलर परसेप्शन और एक रियलिटी, उन दोनों के बीच में एक गैप है। सिमिलरली जब गुरुकुल शब्द हमारे ध्यान में आता है तो गुरुकुल को लेकर के भी एक मोटा मोटा सा संकल्पना सबसे पहले क्या आती है? गुरुकुल यानी नगरों से, शहर से बाहर कोई आइसोलेशन में खड़ी हुई रचना।
यानी ऐसा लगता है प्रारंभिक तौर पर कि गुरुकुल एक इस प्रकार के स्थान है जिनका जो सामान्य जनजीवन है गांव का शहर का उससे वो अलग थलग कटे बटे, इस प्रकार की एक इमेज उभरती है। फिर एक दूसरा इमेज भी उभरता है कि भी ये जो है गांव से दूर है, शहर है, लेकिन एक रेजिडेंशियल, वहां विद्यार्थी रहते हैं, शिक्षक रहते हैं और एक रेजिडेंशियल सिस्टम, क्या गुरुकुल नॉन रेजिडेंशियल भी है, ऐसा एक सहज रूप से ध्यान में हमारे आता नहीं है। और फिर दूसरी बात ये लगता है कि भाई आज जब शिक्षण संस्थाओं की विचार करते हैं तो उसमें फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसका पैराफर्नेलिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुकुल भी बड़े बड़े होते होंगे और गुरुकुल भी जो है ना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कमरे में, दो कमरे में कोई गुरुकुल चल सकता है, घर के अंदर कोई गुरुकुल चलाया जा सकता है, ऐसी बात गुरुकुल का नाम लेने से ध्यान में नहीं आती है। तो पॉपुलर परसेप्शन एक ये भी दिखाई देता है। फिर दूसरी एक और बात दिखाई देती है कि भाई जब हम गुरुकुल शब्द बोलते हैं तो कोई बड़े विश्वामित्र, वशिष्ठ, सांदीपनि, राम, कृष्ण, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े ब्रह्मचारी और जो मतलब जिन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया है, ऐसे सन्यासियों, साधुओं, संतों के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था ही गुरुकुल है। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति वह गुरुकुल का संचालन कर सकता है, गुरुकुल शब्द और प्रयोग करने से ऐसा ध्यान में नहीं आता है। तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी जो ये परसेप्शंस हैं, इनको और अगर ये विभूर करना है और थोड़ा हमें वास्तविकता के निकट पहुंचना है तो हमें थोड़ा सा, जिसको कहना चाहिए, कालक्रम में, अपनी समझ के कालक्रम में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बहुत पीछे जाने की बजाय, बहुत पीछे की व्यवस्था क्या थी, हमें आज से केवल मात्र 150 वर्ष पहले तक हमारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या थी, जिसको कहना चाहिए कि 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, उसको थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता। और सब जानते हैं, आपने मुझे विश्वास है कि सब लोगों ने इस बात के बारे में पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा कि ये लोगों का जो ध्यान आकर्षित इस बारे में हुआ, तो गांधी जी 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे, उन्होंने वहां जो भाषण एक किया था, जो बड़ा प्रसिद्ध भाषण है, और उन्होंने ये कहा कि भाई अंग्रेजों ने भारत की व्यवस्था के साथ बहुत खिलवाड़ किया, हमारी कृषि व्यवस्था के साथ, हमारे उद्योग के साथ, हमारे काम धंधों के साथ, यानी उन्होंने कुछ भी उसको बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात जिसके लिए मैं अंग्रेजों को माफ नहीं कर सकता, वो ये थी कि हमारे देश में एक बहुत सुंदर वृक्ष था, एक देयर वाज अ ब्यूटीफुल ट्री, और वो ब्यूटीफुल ट्री किस बात का था? वो हमारी शिक्षा व्यवस्था का था। अंग्रेजों ने क्या किया, उसकी जड़ों को खोदना शुरू किया, खोद करके और उसको सूखने के लिए डाल दिया। तो ये एक हरा भरा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का पेड़ था, उसको उन्होंने सूखने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया। यह जो पाप अंग्रेजों ने किया है, इसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। ये तो गांधी जी का एक, जिसको कहना चाहिए कि भावनात्मक और ध्यानाकर्षण करने वाला भाषण था। लेकिन इसके बाद में गांधी जी के एक शिष्य थे, धर्मपाल जी, उनका नाम आपने सुना होगा। तो धर्मपाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी, ब्यूटीफुल ट्री, और ब्यूटीफुल ट्री के माध्यम से फिर हमारे ये ध्यान में आता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की थी, उससे हमको ये हमारी जो इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है और गुरुकुल सिस्टम है, वहां की पेडागोजी है, वहां का मैनेजमेंट का सिस्टम है, उन सारी बातों के संबंध में बहुत कुछ ध्यान में आता है। और एक और मजे की बात है, ये जो कुछ जानकारी हमको धर्मपाल जी की पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री से मिलती है, उसका आधार कोई हमारे लोग नहीं है कि हमारे लोगों ने कोई बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखा हो। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे उस समय की, उन्होंने और अपने बॉसेस को जो रिपोर्ट्स भेजी, उन रिपोर्ट्स में जो कुछ लिखा गया, पूरा का पूरा उस पुस्तक का आधार अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, और उसमें भी जो उन्होंने, उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे, उन कलेक्टर्स ने जो सर्वे रिपोर्ट बनाई थी, उन सर्वे रिपोर्ट्स का जो कलेक्शन था, उन कलेक्शंस को जो वहां उन रिपोर्ट्स को, कलेक्शंस को रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करके जो भेजा था, उसको आधार बना करके और धर्मपाल जी ने जो पुस्तक ये लिखी थी। अब आप देखिए, उसमें अगर बिहार, बंगाल, जो प्रोविंशियल सिस्टम उन्होंने बना दिया था, प्रेसिडेंसी जो बनाई हुई थी, अकेले बिहार और बंगाल में 1 लाख से ज्यादा स्कूल
ये चलते थे 19वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी के आखिर तक। ये पूरा का पूरा जो विध्वंस हुआ है, ये इसकी शुरुआत जिसको कहना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के बिल्कुल प्रारंभ में होनी शुरू हो गई थी, कुछ कुछ मात्रा में छेड़खानी शुरू हो गई थी। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो मैकाले का एक जो प्रसिद्ध और वो जो ड्राफ्ट था, और फिर जो इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, उसके बाद से तो बड़ी तेजी के साथ उस व्यवस्था को, जिसको कहना चाहिए कि विध्वंस की यात्रा शुरू हुई। तो ये विलियम एडम्स जो बंगाल और बिहार के जो है जिसको कहना चाहिए कि अधिकारी थे, उन्होंने 1 लाख और स्कूलों की चर्चा की है। और इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि उस समय में ब्रिटेन के और भारत की सबसे बड़ी बात है अंडरलाइन करने वाली, लिटरेसी रेट में जमीन आसमान का अंतर था। जिसको कहना चाहिए, वो अभी फिगर्स तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं निकाल करके नहीं रख पाया उनको, लेकिन एक बड़ा मेजर डिफरेंस जो है वो उस समय की कॉन्टेम्परेरी जो ब्रिटिश लिटरेसी रेट था और भारत का जो लिटरेसी रेट था। फिर इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर जो ये एक जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ा जिस आरोप हमारे ऊपर लगता है कि शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था, शिक्षा के ऊपर केवल ब्राह्मणों का कब्जा था, समाज का जो वंचित वर्ग था, समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसको अध्यापक बनने का। इन सारी बातों के उत्तर उन्हीं रिपोर्टों में मिलते हैं। इस बिहार और बंगाल में जो 1 लाख विद्यालयों की जहां पर चर्चा हो रही है, उनमें जो है विद्यार्थियों के एनरोलमेंट की अगर बात करें तो केवल 40% ब्राह्मण विद्यार्थियों में एनरोल थे, बाकी 60% समाज की अन्य जातियों के और जो है शिक्षक विद्यार्थी उसमें एनरोल थे। इसी प्रकार अध्यापकों की भी बात उसमें दी गई है कि अध्यापक जो है कितने प्रतिशत समाज के कितने, इवन चांडाल जाति के भी 6 अध्यापकों के होने की चर्चा और इस रिपोर्ट में आई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, यदि उस व्यवस्था को समझना है तो हमें उन फिगर्स को, उन फैक्ट्स को ये देखना पड़ेगा जो धर्मपाल जी ने और दी है। और निश्चित तौर पर ये जो जिसे मैंने कहा ना कि परसेप्शन के आधार पर, ये कोई बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन होते हुए भी इंस्टीट्यूशन की जकड़न वाले सिस्टम नहीं थे। आज तो इंस्टीट्यूशन का मतलब सरकार की मान्यता मिलती है तो इंस्टीट्यूशन, अगर किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिला है तो वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं। ये तो बहुत छोटे स्तर पर एक कमरे में, दो कमरे में चलने वाले, 4 कमरे में चलने वाले ऐसे संस्थान थे, बाहर खुले में चलने वाले संस्थान थे, जो पूर्ण रूप से अध्यापक केंद्रित, अध्यापक नियंत्रित और अध्यापक द्वारा संचालित इस प्रकार की जो ये व्यवस्था थी। इस नाते से तो हमें उनका आभारी होना चाहिए, उन कलेक्टर्स का, जिन्होंने मतलब कम से कम गिनती करके, हमने तो इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी कि वे उनकी सर्वे करके उनकी काउंटिंग करें, उनकी गणना की। जिन्होंने ये पेंस टेकिंग काम किया कि गांव-गांव इस प्रकार के जो इंडिजिनस विद्यालय चलते थे या गुरुकुल चलते थे, जिन्होंने इसकी गिनती कराई, उसके आधार पर हमारा एक जो है जिसको कहना चाहिए कि मत निर्माण हुआ। अब जो कुछ प्रमुख बातें हैं उसमें, जिसको आज का विषय बेसिकली हमारा एक पेडागोजी को समझने का है, लेकिन 2 बातें इंटरवोवन है, यानी सिस्टम का मैनेजमेंट और जो मेथोडोलॉजी, आप इन दोनों चीजों को अलग करके देख नहीं सकते। तो सबसे पहली बात जो है वो शैक्षिक परिवेश की है। तो कोशिश ये होती थी कि भाई ऐसा जो थोड़ा सा शांत स्थान है, गांव से बाहर का स्थान है, जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वहां पर ज्यादातर विद्यालय बनाने की और ये गुरुकुल चलने की व्यवस्था रहती थी। और इस स्थान का जो मैनेजमेंट था, प्रबंधन था, वह अध्यापक केंद्रित होने के बाद भी उसकी व्यवस्था में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, गांव के लोगों की भागीदारी, वहां पर उसकी साज सज्जा की बात है, साफ सफाई की बात है, कोई वहां पर हरियाली करने की बात है, इन सारी चीजों के अंदर इस एक जिसको कहना चाहिए कि परफेक्ट और टीचिंग लर्निंग एम्बियंस क्रिएट करने में व्यवस्था अध्यापक केंद्रित थी, अध्यापक नियंत्रित थी, लेकिन गांव की, समाज की, समुदाय की भागीदारी और हमको दिखाई देती। फिर थोड़ा सा इस बात के ऊपर हम आते हैं कि भाई ये जो गुरुकुल चलते थे, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था और किस प्रकार की, और जिसको कहना चाहिए कि पढ़ाने की व्यवस्था थी। तो ये बात सत्य है कि हमारी सारी की सारी व्यवस्था में और शिक्षक के द्वारा जो जिसको कहना चाहिए कि निर्देशन है, शिक्षक के द्वारा जो प्रवचन है और विद्यार्थी के द्वारा और श्रवण है, आज हमने कुछ ऐसा एक सिस्टम बना लिया है कि भाई
शायद इसको लेक्चर मेथड को थोड़ा सा उसके बारे में बहुत अच्छा हम अब नहीं मानते हैं, उसको बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं कि भाई अगर बहुत ज्यादा लेक्चरिंग है। लेकिन सच बात तो ये है कि यह जो श्रवण की और मनन की जो प्रक्रिया थी, इसके भी कुछ प्री रेक्विजिट्स थे। शिक्षक के लिए भी जो प्रवचन कर रहा है, जो लेक्चरिंग कर रहा है, उसके लिए भी कुछ प्री रेक्विजिट्स थे, और जो विद्यार्थी है उसके लिए भी कुछ प्री रेक्विजिट्स थे। तो श्रवणम तो गुरुः पूर्वम मननम तदनंतरम। तो सबसे पहला काम जो शैक्षिक प्रक्रिया में पेडागोजी में था, श्रवणम तो गुरुः पूर्वम, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रवणम तो गुरु से सुनना, मननम तदनंतरम, उसके बाद शिक्षक विद्यार्थी के द्वारा उस पर मनन करना। निदिध्यासन इत्येतत् पूर्ण बोधस्य कारणम। अगर पूर्ण बोध होना है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी है, तो फिर मनन और उसके बाद निदिध्यासन। ये निदिध्यासन जो है, ये जिसको कहना चाहिए कि प्रैक्टिस उसका है, उसका एप्लीकेशन है। तो श्रवण करने के बाद पहले तो बात श्रवण के ही जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको पूरा करना, यानी एक मानसिक तैयारी अध्यापक के द्वारा भी उसकी होनी, विद्यार्थी के द्वारा भी उसकी मानसिक तैयारी होनी, श्रवण और मनन की जो ये प्रक्रिया है। फिर जो सराउंडिंग है, जिसको कहना चाहिए कि जो ऐसे बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को बैरियर फ्री एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये भी एक उसकी जिसको कहना चाहिए कि प्री रेक्विजिट्स थी। ये एक प्रमुख विधा जिसको कहना चाहिए हमारी सारी शिक्षण प्रक्रिया में थी। आज जैसा मैंने कहा कि भाई उसको लेकर के बाद में क्योंकि बहुत सारी दूसरी जो पद्धतियां विकसित हुई, उसमें से हमने और ये श्रवण और मनन की श्रवण वाली और जिसको कहना चाहिए प्रवचन वाली जो विधि है उसको थोड़ा सा, लेकिन फिर से अब आप देखिए कि भाई ये जो जिसको कहना चाहिए कि प्रवचन की प्रक्रिया थी, आखिर इसका प्रकार होता क्या था। इसमें एक बड़ी मात्रा में जिसको कहना चाहिए कि दृष्टांतों को और कोई भी विषय था उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षक समझाने की कोशिश करता था। आज फिर से और हम अपनी जो जिसको कहना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, अब हम फिर से ये एस्पायर कर रहे हैं कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को एक अच्छा स्टोरी टेलर बनाएं। ये बात फिर से कहीं जिसको कहना चाहिए कि हमको और ध्यान में आ रही है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात थी कि प्रवचन हो गया, श्रवण हो गया, मनन हो गया, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती थी। आप ये देखिए कि सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारी पेडागोजी का जो हिस्सा था वह प्रश्नोत्तर था, और ये ऐसे अनायास नहीं हो गया, वो इतना रचा गुथा बसा हुआ था ये प्रश्नोत्तर की पद्धति हमारी पूरी शिक्षण की व्यवस्था में, कि हमारा जितना भी बेस्ट ऑफ लिटरेचर है, जितना बेस्ट ऑफ विजडम है जो हमने दुनिया को दिया है, वो सारा का सारा तमाम जितने उपनिषद हैं, एक उपनिषद का तो नाम ही उपनिषद है, और बाकी सब उपनिषदों में भी उपनिषद का मतलब निषीद एक धातु है। निषीद का मतलब बैठना, पास बैठ करके क्या करना, केवल चुपचाप थोड़ी बैठना, पास बैठ करके यानी एक प्रश्न करेगा, दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देगा। आज अभी पूरी दुनिया में भारत की पहचान का एक ग्रंथ अभी पिछले कुछ वर्षों से वो श्रीमद् भगवद गीता बन गया है। मैं कुरुक्षेत्र जिस स्थान से आता हूँ वहां पर तो एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव गीता जयंती का मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में, और गीता वो राष्ट्राध्यक्षों को भेंट करते हैं। अब आप इस शिक्षण शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते से यदि हम देखेंगे, ये सारी की सारी गीता क्या है, प्रश्नोत्तर ही तो है। इसमें जब भगवान बोलते हैं तो श्री भगवान उवाच, और अर्जुन जब प्रश्न करते हैं तो अर्जुन उवाच। लेकिन अगर गिनती करेंगे कि अर्जुन उवाच ज्यादा है या श्री भगवान उवाच, तो अर्जुन उवाच ज्यादा है। प्रश्न जो है बहुत बड़ी संख्या में और पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का समाधान जो है वह गीता में दिया गया है। उन प्रश्नों के उत्तरों में से जो बात निकली है उसी को दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान के नाते से, सर्वश्रेष्ठ विजडम के नाते से मान्य किया। और इतना ही नहीं, एक पूरी की पूरी श्रृंखला, चाहे हम फिर वो और जिसको कहना चाहिए पौराणिक काल में यम और नचिकेता का संवाद देखते हैं, महाभारत के काल में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद देखते हैं, तो ये सारे के सारे जो संवाद हैं, इन संवादों के आधार पर, इन प्रश्नोत्तरों के आधार पर ही भारत का संपूर्ण वांग्मय, भारत का संपूर्ण साहित्य, भारत की समस्त जो प्रज्ञा है वह निर्मित हुई है। तो हमारी शिक्षण व्यवस्था का, हमारी शिक्षा पद्धति का ये श्रवण, मनन, प्रवचन और उसके बाद प्रश्नोत्तर, आज भी मैं ये समझता हूं कि ये
प्रश्नों की जो बात है, अच्छे प्रश्न कैसे पूछे जाएं, अच्छे प्रश्नों को हम कैसे प्रमोट करें। आज हम अपनी और जो क्लासरूम टीचिंग है, उस क्लासरूम टीचिंग में एक पैरामीटर हमने बनाया है कि भाई हम इस बात का असेसमेंट करें टीचर्स टॉक टाइम कितना है और स्टूडेंट्स टॉक टाइम कितना है। यानी स्टूडेंट्स टॉक टाइम का, जिसको कहना चाहिए कि प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बल देने का मतलब ही ये है कि हम अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो मैं ये समझता हूं कि कुछ बातें जो, जिसको कहना चाहिए कि एक समय के काल चक्र में से जिनके ऊपर कुछ पर्दा पड़ गया था, जिनके ऊपर से बल कम हो गया था, वो फिर से हम उनको घटता हुआ देख रहे हैं और उसकी जड़ें वे हमारी, जिसको कहना चाहिए कि परंपरा में से हम उसको खोज सकते हैं। जब मैंने अभी बात की थी आपसे कि भाई ये जो पूर्ण बोध होता था, जिसको कहना चाहिए कि पूर्ण बोधस्य कारणम, ये इसकी जो स्टेजेस थी, इसमें हमने यानी शिक्षक की भूमिका को और महत्वपूर्ण तो माना, लेकिन कभी कभी हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई आज की शिक्षा तो चाइल्ड सेंट्रिक शिक्षा है, लेकिन आपकी जो गुरुकुल व्यवस्था थी दैट वाज नॉट चाइल्ड सेंट्रिक, वो टीचर सेंट्रिक थी। ऐसा कभी कभी हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, या कभी कभी इसके हमारे ऊपर ये आरोप चस्पा कर दिया जाता है। लेकिन हमारी तो ये अवधारणा, ये मनुस्मृति में भी मनु महाराज ने भी ये कहा कि भाई टोटल जो लर्निंग है उसमें से कितना परसेंट जो है वो आचार्य का कंट्रीब्यूशन है। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सह ब्रह्मचारी भव पादम काल क्रमेण च। ये पादम जो शब्द है, दिस रिफ्लेक्ट्स क्वार्टर, यानी 1/4, पूरा जो टोटल एक यूनिट है उस यूनिट का 1/4 पार्ट दैट इज कॉल्ड एज पादम। तो जो भी एक, अगर हम एक हमारे पास लर्निंग का यूनिट यदि है और उसमें से शिक्षक से विद्यार्थी को केवल 1/4 प्राप्त होता है, और सेकेंड जो क्वार्टर है वो विद्यार्थी अपनी मेधा से, अपने मनन से, अपने निधिध्यासन से वो प्राप्त करता है। और पादम काल क्रमेण च, काल क्रमेण का मतलब जब वो उसका एप्लीकेशन करता है, जब उसका व्यवहार में उसको लेकर के आता है, तो फिर जिसको कहना चाहिए कि बोध की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता होती है। ये तो मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि भाई हमारे उसमें जो यानी शिक्षा की में वाचिक जो परंपरा थी, क्योंकि मुख्य रूप से, और जिसको कहना चाहिए कि वाचिक परंपरा पर बड़ा बल था, उसी में से श्रवण की बात थी, उसी में से जिसको कहना चाहिए कि प्रवचन की बात थी, उसी शैली में से प्रश्नोत्तर की बात थी। अभी एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई परीक्षा को लेकर के हमारा किस प्रकार का नजरिया था। तो हमारे सारे इस गुरुकुल का जो ये साहित्य है, गुरुकुल के वांग्मय की, जो किसी एक जगह पर हमको ये सारी जानकारी उस तरह से नहीं मिलती है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जिसको कहना चाहिए कि शास्त्रों के आधार पर और चीजों को निकालने की बात की है। उसमें से यानी जब विद्यार्थी का अध्ययन गुरुकुल में हो जाता था, जिसको कहना चाहिए कि 8-10 वर्षों का अध्ययन करने के बाद सबको परीक्षा देना अनिवार्य नहीं था, लेकिन यदि किसी छात्र को लगता था कि मुझे परीक्षा देनी चाहिए, तो उसकी इच्छा के आधार पर वो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता था कि मुझे और अमुक विषय की परीक्षा देनी है। तो एक शब्द प्रयोग चलता था हमारे यहाँ, शलाका परीक्षा। यानी वो शलाका परीक्षा क्या थी? यानी एक प्रकार का जिसको कहना चाहिए कि वो इंटरव्यू आप उसको कह लीजिए, जिसमें यानी दो तीन लोग जो है आचार्य बैठते थे और पूछते थे उससे, भाई बताइए कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं। तो जो किताबों का वो नाम ले देता था, उन किताबों को मंगवा लिया जाता था, पोथियों को मंगवा लिया जाता था, और एक छड़ी रहती थी, वो छड़ी को उस पुस्तक के बीच में घुसा दिया जाता था ऐसे रेंडमली, और उसके आधार पर जो पृष्ठ खुल जाता था, जो पंक्ति खुल जाती थी जहां पर उस शलाका ने स्पर्श किया है, विद्यार्थी को उस पंक्ति का जिसको कहना चाहिए कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता था। केवल अर्थ स्पष्ट करने के लिए नहीं कहा जाता था, उससे पहले की पंक्ति में क्या लिखा है, उससे बाद की पंक्ति में क्या लिखा है, इस बात के ऊपर भी चर्चा होती थी। जो बात कही गई है और जिस बात का संदर्भ दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर जिसको कहना चाहिए कि अंश में, उसका अन्य शास्त्रों से क्या संबंध है, उसी पोथी के अन्य अध्यायों से उसका क्या संबंध है। आज की भाषा में जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं, उस प्रकार की एक मल्टी डिसिप्लिनरिटी की अप्रोच हमको उस शलाका व्यवस्था में दिखाई देती है, मौखिक परीक्षण की व्यवस्था में दिखाई देती है।
आप जरा ये देखिए कि कितनी कंप्लीट जिसको कहना चाहिए कि ये अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई गैस वर्क जिसको कहना चाहिए काम नहीं करेगा, कोई गैस पेपर आपके काम नहीं आएगा, कोई ये पुराना बनाया हुआ नोट आपके काम नहीं आएगा। यदि आपने थॉरोली पढ़ा है, यदि आपने बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया है, तभी आप अपने आप को उस शलाका परीक्षा के लिए, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के छात्रों की, जो छात्र इस प्रकार की परीक्षा देते थे और उनको उस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता था, वही आगे चल करके ज्ञान की परंपरा को कैरी फॉरवर्ड करने की वाली बात है। फ्यूचर जिसको कहना चाहिए कि टीचर बनने की जो बात है, या जो विद्या की, ज्ञान दान की जो परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है वह और कैरी फॉरवर्ड होता था। थोड़ी सी मैं चर्चा जो है, जो ये धर्मपाल जी की जो पुस्तक है, अभी हमारे एक बहुत बड़े और विचारक हुए हैं विद्यानिवास मिश्र जी। जब एनसीटी बनी थी तो आदरणीय जे एस राजपूत जी ने और विद्यानिवास मिश्र जी के जिम्मे एक काम लगाया कि भाई नई एक संस्था बन रही है, नई एक रेगुलेटरी बॉडी बन रही है, तो भारत की जो शिक्षक की व्यवस्था है, शिक्षक की जो अवधारणा है, उस पर उन्होंने एक पुस्तक अध्यापन की भारतीय दृष्टि ऐसा करके उन दिनों में 1995 में जब ये एनसीटी बनी थी, तो मैं उसको देख रहा था। तो उसमें ये जो हमारे गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जीवित रही, और इसमें यानी एजुकेशन की स्टेजेस किस प्रकार की थी, तो शुरू के कुछ वर्ष ध्यान में आता है कि एक मौखिक, चाहे वो अक्षरों का, अक्षर ज्ञान की बात है, मौखिक उच्चारण के ऊपर उसका बड़ा बल रहता था। उसके बाद लिखना सिखाने की बात थी, तो लिखने सिखाने में कागज तो बहुत बाद में आया, पहले जमीन पर और लोहे की शलाका से लिखना, ताड़पत्र के ऊपर लिखना, केले के पत्ते पर लिखना। और आप सब लोग हम बैठे हैं, हमारे से पहली वाली जनरेशन अगर वो रही होगी, तो जिसको कहना चाहिए कि लकड़ी की पट्टी के ऊपर लिखना और पत्थर की स्लेट के ऊपर लिखना, या जिसको कहना चाहिए कि अगर कच्चे में गुरुकुल है तो जमीन पर पड़ी हुई रेत के ऊपर लिखना। ये सारे के सारे जो लिखने के अभ्यास थे, ये सब आज हमको इनका कोई रेलेवेंस दिखाई दे ना दे, ये अलग बात है, लेकिन ये कितने इको फ्रेंडली थे, और कागज के उपयोग के आधार पर हमने किस प्रकार सा का, जिसको कहना चाहिए कि भाई, और जंगलों के साथ, वृक्षों के साथ क्या किया है कागज का इतना उत्पादन करने के लिए। लेकिन लिखना सिखाने के लिए हमारी जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं थी, वे कितनी जिसको कहना चाहिए कि कम खर्चीली थी, इस बात का तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, और वो कितनी पर्यावरण फ्रेंडली थी, इको फ्रेंडली थी, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। तो पहली जो उच्चारण की अवस्था थी, पहले 2 साल के लिए, फिर 2-3 साल के लिए, ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि भाई जिसको कहना चाहिए एक सांचा बना दिया गया, उस सांचे में जैसा हमने बना रखा है, और भाई एक सांचा बनाया और उसमें से प्रोडक्ट जो है ना निकल करके और सबको उसी सांचे में डालना है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक मोटे तौर पर प्रारंभ के कुछ वर्ष जो है ये मौखिक शिक्षा थी, उसके बाद उसको लिखना सिखाने वाली बात थी, और फिर उसके बाद कुछ वर्ष, 2-3 वर्ष तक व्याकरण, जिसमें भाषा के ऊपर जो है विद्यार्थी भाषा के मर्म को, भाषा की मूल को समझे, और उसको जिसको कहना चाहिए कि भाई नए शब्द जो है बनाने की बात है, उसकी रचना धर्मिता है, और गणितीय सूत्र, जीवन में जितने प्रकार का गणित आवश्यक है, इन बातों के ऊपर बल था। उसके बाद के कुछ वर्ष जो है वो जो कुछ धार्मिक साहित्य है, नीति का साहित्य है, और दैनिक जीवन से संबंधित जो कार्य हैं, ऐसा करके ये 7-8 साल का एक डिवीजन, और जो विद्यानिवास मिश्र जी ने बहुत सारी जिसको कहना चाहिए कि संदर्भों के आधार पर और अपनी पुस्तक में किया है। उसके बाद फिर जिन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए जाना रहता था, अभी उच्च शिक्षा 2 प्रकार की रहती थी। एक तो उच्च शिक्षा थी कि आपको कुछ अच्छे कला कौशल सीखने हैं, तो इंडिविजुअली लोग, चाहे जिसको कोई पेंटिंग सीखनी है, कोई जिसको कहना चाहिए कि भाई कोई संगीत सीखना है, गायन सीखना है, वादन सीखना है, या कोई कला कौशल सीखना है, तो उसके लिए गांव के बाहर भी लोग, जिसको कहना कि 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर जाकर के भी अच्छे जो शिक्षक थे, और लेकिन व्यवस्था वही थी, उन अच्छे शिक्षकों के पास जाकर के उनके घर पर ही रहना, उनके खाने की पीने का जो प्रबंधन था वह उन्हीं शिक्षकों के द्वारा किया जाता था। ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि रोचक विषय है, और अंग्रेज अधिकारियों को यही जिसको कहना चाहिए कि सबसे बड़ी जिसको कहना चाहिए आश्चर्य की बात थी, यही उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी
कि ऐसा एक सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम जो किसी गवर्नमेंट से फाइनेंस नहीं है और वो इतना इफेक्टिवली चल रहा है, जिसको आप इस व्यवस्था को फिर गुरु शिष्य परंपरा व्यवस्था कहिए, आप बाद में उसका नाम उस्ताद और चेले की व्यवस्था होगी। आज भी हम अभी जो अच्छा कला कौशल सीखने के लिए अच्छे शिक्षक के पास जो जाने की बात है, इसको हम अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में फिर से, जिसको कहना चाहिए कि इंडस्ट्री एक्सपोजर और इंडस्ट्री इंटर्नशिप, इसके रूप में हम फिर से उस बात को लेकर के आ रहे हैं। अभी हमने एनईपी में फिर से कहा कि भाई हम जो वोकेशनल एजुकेशन की बात 9th-10th में शुरू करते थे, दैट इज टू लेट। हमें बच्चे को 6ठी 7वीं 8वीं के लेवल पर ही जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, आसपास का जो आर्टिशंस है, क्राफ्ट वर्क है, उनसे एक्सपोजर हमको 6ठी 7वीं 8वीं में ही करा देना चाहिए। ये बात हम, और सबसे अच्छा तरीका हर बात का क्या है, हर बात के लिए आप शिक्षक नियुक्त करेंगे, शिक्षक की पोस्ट क्रिएट करेंगे और उनको संस्था का कर्मचारी बनाएंगे। इस आधार पर जितनी सिखाने योग्य बातें हैं, सब सिखाने योग्य बातें और हायर्ड टीचर्स के द्वारा सिखाई जा सकती हैं। एनईपी के दस्तावेज को यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे को अच्छे से ध्यान में आएगा। और उसमें से अभी 10 दिन के लिए कहा गया कि 10 दिन के लिए बच्चे स्कूल में बस्ता लेकर के नहीं आएंगे। और क्या करेंगे, आप आसपास के किसी कारीगर को बुलाइए, किसी अच्छे क्राफ्ट्समैन को बुलाइए, उसका एग्जीबिशन लगाइए, बच्चे उसको देखें, समझें और कम से कम उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करें। तो ये जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल की पद्धति में थी, यानी एक जो गांव में ही निकट स्थान पर ही गुरुकुल है, एक शिक्षक द्वारा संचालित व्यवस्था है जो सेल्फ सपोर्टिंग है, और उसमें बच्चा 7-8 साल के लिए जाता था, 6-8 साल की उम्र में शुरू करके और 14-15 साल की उम्र तक। और उसके बाद फिर उसको यदि कोई वोकेशन सीखना है या फिर उसको शास्त्र का भी अध्ययन करना है, तो वह निश्चित तौर पर, जिसको कहना चाहिए कि कुछ ऐसे गुरुकुल भी थे जिनका व्याप बहुत बड़ा था, कोई सीमित संख्या में थे। हम जिन गुरुकुलों की, जिन विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, नालंदा का, तक्षशिला का, वल्लभी का, विक्रमशिला का, ये भी अपने आप में, जिसको कहना चाहिए कि गुरुकुल व्यवस्था का एक एक्सटेंशन था। इसमें भी नो डाउट कि भाई जो शासन व्यवस्था थी, राजा था, राजा का उसको सपोर्ट रहता था, लेकिन कोई इंटरवेंशन राजा का उसमें नहीं रहता था। उसकी भी एक व्यवस्था उस प्रकार की, जो विद्यानिवास मिश्र जी लिखते हैं कि भाई कॉर्पस एक उसका बनता था, और उस कॉर्पस का जो इंटरेस्ट था, कुछ सेठ साहूकार जो है वो रेगुलरली अपना कर्तव्य समझ करके उस समय पर उसका इंटरेस्ट उस तरह से दे करके जाते थे। कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे विश्वविद्यालयों के अंदर उस तरह की कोई आज पुस्तकें जिस तरह के रिप्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, वैसा तो नहीं था। तो पुस्तकों की प्रतिलिपियां 50-50, 100-100 प्रतिलिपियां दान करके आना, ऐसी गुरुकुल इन विश्वविद्यालयों में। तो इस प्रकार का एक की व्यवस्था हमको ये उच्च शिक्षा की दिखाई देती है। और ये जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो हमारे यहाँ थी, इसका सबसे ज्यादा वर्णन, ये तो जिसको कहना चाहिए कि भाई 18वीं-19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने जो वर्णन किया है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था थी उसका सबसे विविड डिस्क्रिप्शन अगर किसी फॉरेन ट्रेवलर ने किया है तो वो अल-बरूनी ने किया, जो अरब से आया था। और अल-बरूनी जो यहाँ से लिख करके लेकर के गया, उसके आधार पर अरब के अंदर पहला अरेबिक यूनिवर्सिटी मोरक्को में बनी। और उस मोरक्को की जो अरेबिक यूनिवर्सिटी थी, उसके कॉन्सेप्ट को ट्रेवल करके यूरोप के अंदर, स्पेन में जो बार्सिलोना है, बार्सिलोना के अंदर आप अगर उन मोरक्को की और बार्सिलोना की जो इनिशियल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो सिस्टम्स, व्यवस्थाएं जो अपनाई गई, यहाँ तक कि छात्रों का, शिक्षकों का वेश क्या होना चाहिए, ये सब बातें मैं समझता हूं कि अल-बरूनी ने भारत के विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित थी, शिक्षण की, अध्यापन की, छात्रों के रहने की, शिक्षकों के रहने की, उनमें उनका एक बड़ा हिस्सा, जिसको कहना चाहिए कि वो हमारे यहाँ से ट्रेवल करके गया। अब ये मैंने आपके सामने थोड़ी सी चर्चा की कि एक जिसको कहना चाहिए कि केवल प्रवेशिका के नाते से, और एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारी उस पेडागोजी की आज हम बात कर रहे हैं, इस पेडागोजी में एक बड़ी व्यवस्था, बड़ी महत्वपूर्ण, वो थी बड़े छात्रों के द्वारा, सीनियर विद्यार्थियों के द्वारा और छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना।
और एक चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग जो है वो 7th सेंचुरी में आया, और इत्सिंग ने वल्लभी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो सीनियर स्टूडेंट्स, हाउ सीनियर स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लासेस ऑफ जूनियर स्टूडेंट्स, ये इसका एक बड़ा विविड डिस्क्रिप्शन और उन्होंने किया है। अन्यथा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो छोटे छोटे गुरुकुल भी चलते थे जो गांव गांव में थे, यहाँ भी चाहे 50 विद्यार्थी हैं, चाहे किसी में 60 विद्यार्थी हैं, चाहे किसी में 20 विद्यार्थी हैं, सबसे पहले शुरू में जिसको कहना चाहिए कि वंदना के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए आते थे, तो सबसे पहला काम यही होता था कि उस दिन की पाठ्यचर्या का निर्धारण, और उस पाठ्यचर्या में जो विद्यार्थी प्रगत अवस्था में हैं, वे प्रगत अवस्था वाले विद्यार्थी किस प्रकार जो अभी उस स्टेज पर नहीं आए हैं उन विद्यार्थियों की सहायता करेंगे, उनका शिक्षण करेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये आज भी अगर आप इस व्यवस्था को देखें तो कहीं ना कहीं पीयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और जिसको कहना चाहिए कि इसके रूप में ये व्यवस्था दिखाई देती है। और इस प्रकार की ये व्यवस्था थी। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर्ड टीचर एजुकेशन सिस्टम है, अभी दिल्ली टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी बनी है, अभी तो पिछले 100-150 सालों से एक जिसको कहना चाहिए कि मैं भी एक जिसको कहना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनलाइज टीचर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हूं। आप सब भी जो यहाँ लोग बैठे हैं इंस्टीट्यूशनलाइज टीचर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं, लेकिन सदा सर्वदा से हमारी परंपरा इस प्रकार की नहीं है। ये जो बड़ा विद्यार्थी था, ये जब रुचि पूर्वक उस शिक्षण के कार्य में भाग लेता था, इसको न केवल उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती थी, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता था, इसकी स्किल्स का जिसको कहना चाहिए कि रिफाइनमेंट होती थी, इसके कौशल का परिमार्जन होता था, बल्कि यह भविष्य का शिक्षक बनने की यात्रा भी उसकी प्रारंभ हो जाती। और मैं समझता हूं कि इस बात को बहुत लोगों ने और प्रयोग भी किया है। बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं पंजाब का। पंजाब में एक स्थान है गुरदासपुर, पाकिस्तान के बॉर्डर के जिसको कहना चाहिए कि नजदीक ही लगता है। वहां पर एक छोटा सा स्थान है तुगलकाबाद। उस तुगलकाबाद में इसी आज से लगभग कोई 50 साल से एक विद्यालय चल रहा है, गर्ल्स का विद्यालय चल रहा है। उस विद्यालय का नाम है बाबा आया सिंह रियार की गर्ल्स कॉलेज, तुगलकाबाद। एक बार हमारे कुछ साथी, मैं तो नहीं गया अभी तक वहां पर, लेकिन हमारे कुछ साथी वहां पर होकर के आए थे, और एनडीटीवी पर रवीश कुमार ने आज से 6-7 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी उस स्थान के ऊपर बनाई। उन्होंने कहा कि 9वीं से लेकर के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन एक ही परिसर में स्कूल की और कॉलेज की कक्षाएं चलती हैं। जिस समय हमारे साथी उस सिस्टम को देखने के लिए गए, 9वीं से लेकर के और बीए तक की कक्षाओं में 1500 लड़कियां एनरोल्ड थी वहां पर, और उन 1500 लड़कियों में और केवल 5 अध्यापक थे। बहुत समय तक तो ये व्यवस्था रही कि सरकार की कहती थी कि हमारे से मान्यता लो। अब सरकार मान्यता लो तो सरकार को अपना चिट्ठा पकड़ा देती है, मान्यता कि आपके लिए इतने भाई इतने का टीचर टॉट रेशो होना चाहिए, इतने अध्यापक आपके होने चाहिए। अब वो कह रहे भाई हमारी तो अपनी जिसको कहना चाहिए कि सेल्फ जनरेटेड व्यवस्था है और बड़ी प्रभावी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यानी केवल 5 अध्यापक हैं, उन 5 अध्यापकों का काम केवल जिसको कहना चाहिए कुछ हायर ऑर्डर के जिसको कहना चाहिए कि सजेशंस देना है या ओवरसी करना है सिस्टम को। अन्यथा बल्क ऑफ टीचिंग वर्क दैट वाज बीइंग डन बाय द सीनियर गर्ल्स, जो जिसको कहना चाहिए कि 3rd ईयर की छात्राएं वो 1st ईयर की छात्राओं को पढ़ा रही हैं, जो 1st ईयर की छात्राएं हैं वो 9वीं 10वीं की छात्राओं को पढ़ा रही हैं। इस एक व्यवस्था को मैं कोई जिसको कहना चाहिए कि इमेजिनरी बात आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दैट इज वेरी मच इन प्रैक्टिस इवन टुडे, और बहुत सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया है। अब आप यदि उसके ऊपर अपने ढांचे वाले मानक लगा देंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं ये चलेगा तभी जब जब ये जिसको कहना चाहिए रिकॉग्निशन प्राप्त करेगा, और रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए इसको इतनी संख्या में इसको अध्यापकों की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी, उनको वेतन कितना दे रहे हैं ये भी दर्शाना पड़ेगा। और मजे की बात है उसमें इस 1500 में से लगभग 500 लड़कियां और रेजिडेंशियल सिस्टम में रहती है। उस रेजिडेंशियल सिस्टम में भी केवल 2 कर्मचारी केवल कुछ ऊपर का कामकाज देखने के लिए, अन्यथा उस छात्रावास की सफाई व्यवस्था, भोजन बनाने की व्यवस्था, वह सब जिसको कहना चाहिए कि वहां पर काम पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनके द्वारा और जिसको कहना चाहिए किया जा रहा। तो हमारी पेडागोजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट था वो ये सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा जूनियर स्टूडेंट्स की क्लासेस का लिया जाना। मैं समझता हूं कि ये वो बात है जिसका हमको संज्ञान लेने की आवश्यकता है और हमें ये एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में और इस बात को, इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको कैसे लेकर के आ सकते हैं। कभी कभी ये भी एक बात कही जाती है, और जिसको मैंने कहा ना कि जो लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात से ही असहज हो जाते हैं और इनका एक अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हे दृष्टि से, उपहासात्मक दृष्टि से कि भाई ठीक है, आप जिसको कहना चाहिए कि 4 आवर्स है रीडिंग राइटिंग और इसकी शिक्षा आप दे दी जाती होगी, लेकिन जो शिक्षा की उच्चतर पद्धतियां हैं, नए ज्ञान को सृजन करने की बात है, ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करने की बात है, कुछ रिसर्च करने की बात है, और जो कुछ कहा गया है उसको जिसको कहना चाहिए कि उसकी टेस्टिंग करने की बात है, उसका क्रिटिसिज्म करने की बात है। ये जो हायर ऑर्डर जिसको कहना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे यहाँ दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। तो अभी मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। अंग्रेजों ने जब हमारे सिस्टम को देखा तो बड़े कंफ्यूज थे भी कैसे इसको डिसरप्ट किया जाए। तो बनारस के अंदर, और उनको लगा कि संस्कृत का सारे में जिसको कहना चाहिए कि वर्चस्व है संस्कृत की शिक्षा का, तो उन्होंने एक अपना संस्कृत कॉलेज खोलने की कोशिश की, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस। बहुत समय तक तो अब वो संस्कृत पढ़ाने वाले सारे लोग वो तो वेतन दे करके लेके आना चाहते थे, लेकिन वहां लोग ऐसे बहुत समय तक आए जिन्होंने वेतन ही नहीं लिया। बाद में फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे भी आने शुरू हो गए जिन्होंने वेतन लिया, और खैर वो कॉलेज तो शायद अभी तक भी चल रहा है। और उस गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे वैलेंटाइन। उन्होंने खुद जब व्यवस्था को देखा तो लगा कि भी हमारे संस्कृत भाषा को लेकर के जो वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स हैं और जो जिसको कहना चाहिए कि एकेडमिशियंस हैं, वो उनकी समझ में नहीं आती। वो उसके मतलब जनों उनको लगता है कि भाई इतनी शॉर्ट में जो है ना कोई बात ये कैसे हो सकती है। और ये कुल मिलाकर के जब उनको समझ नहीं आता था तो ये आरोप चश्मा कर दिया जाता था कि भाई संस्कृत भाषा जो है वो तो रटने की विद्या है। हम भी कई बार मजाक में करते हैं संस्कृत क्या है, रामे रामो रामा, छात्र छात्रु छात्रा, या गच्छति गच्छते गच्छन्ति। कभी कभी हमें संस्कृत शिक्षण की जब आलोचना करनी होती है, अच्छा वही गच्छति गच्छते गच्छन्ति, यानी कुछ शब्दों को रटने की बात। जबकि ये जो मिस्टर वैलेंटाइन है, ये बाद में जो है खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जितनी ब्रिविटी और जितनी ऑटोनॉमी, जितनी जिसको कहना चाहिए कि नए शब्दों को बनाने की स्वायत्तता संस्कृत भाषा में है। यानी एक बार यदि आप मूल तक पहुंच गए, यदि धातु आपके पकड़ में आ गई, तो कितने ही आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जिसको आप रामे रामो रामा कह रहे हैं, वह भी वास्तव में भाई एक आपको पता चल गया कि ये एक अकारांत श्रेणी का शब्द है और ये पुल्लिंग श्रेणी का शब्द है। इस अकारांत और पुल्लिंग श्रेणी के शब्द के सहज रूप से ये रूप बन सकते हैं। उसके बाद आप और हजारों उस श्रेणी के शब्दों के नए रूप आप बना सकते हैं। आपको केवल एक जिसको कहना चाहिए कि सैंपल दे करके, और इतना ही नहीं, एक नियम आपको बता दिया गया, उस नियम की आप टेस्टिंग कर सकते हैं। उससे बेटर नियम आपको लगता है तो आप बना सकते हैं। अब पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा जो अपने आप में जिसको कहना चाहिए कि एक जिसको बड़ा परफेक्ट माना जाता है, जो हाईली ग्लोरीफाइड है पूरी दुनिया में, जिसका एक्सेप्टेंस है। लेकिन उस पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के ऊपर भी बाद में 14वीं 15वीं शताब्दी तक जिसको कहना चाहिए कि संक्षिप्त करके उसके नए नियम बनते रहे। तो नए नियम बनाने की स्वायत्तता यह हर जगह थी। और जब मैंने आपको जब टेस्टिंग की बात मैं कह रहा था कि भाई विद्यार्थियों की शलाका परीक्षा होती थी, और उस शलाका परीक्षा का मतलब ये था कि उस परफेक्शन के लेवल तक जो विद्यार्थी इस स्तर तक पहुंच गया है उसको एक्नॉलेज करना। और ये जिसको कहना चाहिए कि जब एक विद्यार्थी ऐसा ध्यान में आ जाता है कि भाई हाँ ये नया नियम बनाने की बात भी सोच सकता है, तब हमारे यहाँ एक वाक्य से हमको ध्यान में आता है कि एक शिक्षक हमारा किस प्रकार से सोचता था। हमारा शिक्षक सोचता था सर्वत्र विजयम इच्छेत शिष्यात इच्छेत पराजयम। आप जीवन के तमाम क्षेत्रों में विजय की कामना करते हैं,
आपके घर में, कारोबार में, गृहस्थी में, इंडस्ट्री में, सब में तो आप चाहते हैं कि भाई यू शुड गेट सक्सेस, आपकी विजय होनी चाहिए। लेकिन एक क्षेत्र जिसमें शिक्षक विजय की नहीं पराजय की कामना करता है, वह किस बात? शिष्यात इच्छित पराजयम, यानी शिष्य से हारना। शिष्य की जिसको कहना चाहिए कि कैपेसिटी है, वो इस लेवल की बिल्ड होनी चाहिए कि वह शिक्षक की एबिलिटी को सरपास कर दे। तो हमारे यहाँ ये एक ध्येय वाक्य शिक्षकों के सामने रहा, और ऐसा विद्यार्थी जब शिक्षक जो है वह जिसको कहना चाहिए विद्यार्थी शिक्षार्थी शिक्षक को सरपास करने की स्थिति में आ जाता था, वह ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती थी। तो विद्यार्थी को विद्या का उत्तराधिकार प्राप्त कर देना, ये एक क्रक्स पॉइंट होता था, ये क्लाइमेक्स होता था पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इस बात को कौन एक्नॉलेज कर रहे हैं? यानी जिस दुर्भावना के साथ, जिस षड्यंत्र के साथ गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस इस्टेब्लिश किया गया था, 15 सालों तक वहां के रहने वाले अंग्रेज प्रिंसिपल और जिसको कहना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, वही बताते हैं उसमें कि भाई कोई पुराना टेक्स्ट विद्यार्थियों को दिया जाता है तो उसको आज जिसको हम टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो हमारे विद्यार्थियों को उसकी विधियां, संस्कृत के स्कॉल, मेरा वो विषय नहीं है, पदकृत्य विधि से, लक्षण समन्वय की विधि से, परिष्कार की विधि से, और किस किस प्रकार के टेक्स्ट में दोष हो सकते हैं, उन दोषों का कैसे निवारण हो सकता है, ये सारे के सारे काम विद्यार्थियों को करवाने की स्वतंत्रता थी। आज जो हमें ये कहते हैं कि आपकी तो केवल बहुत रिडिमेंट्री, प्रिलिमिनरी और केवल रटने वाली विद्या थी और केवल पिछलग्गू सिस्टम था, उनकी स्थिति क्या थी? आप ये देखिए, जो डार्विन सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन है, 20वीं शताब्दी तक पश्चिम के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये बैन था। और मिस्टर बेंजामिन, ये मिस्टर जो वैलेंटाइन है, ये क्या कह रहे हैं कि हमने उस डार्विन की किताब को संस्कृत में अनुवाद करा करके और फॉर्मल शास्त्रार्थ और उससे पहले हम कर चुके थे। अब ये ध्यान में आता है कि भाई ये जो बंद दिमाग से सोचने वाली जो बात है, या एक सांचा बना करके और उस सांचे में से जो है ईंटें जैसे पैदा की जाती हैं, ऐसे जो है बीटेक, बीए, बीएससी इस प्रकार के जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने का जो काम है, यानी एक बंधी हुई पाठ्यक्रम, एक बंधी हुई परीक्षा की व्यवस्था, एक बंधा हुआ पाठ्यक्रम, और उसमें से निकाल करके कुछ जिसको कहना चाहिए कि प्रोडक्ट पैदा करना, या विद्यार्थी को इस स्तर तक लेकर के जाना कि वह अपने शिक्षक को भी सरपास कर सके, उसको भी हरा सके। तो ये एक बात हमको ध्यान में आती है। मैं एक छोटी सी बात, मैंने कहा था कि भाई पेडागोजी की चर्चा इन आइसोलेशन शायद करना उतना संभव भी नहीं है, उतना व्यवहारिक भी नहीं है। तो थोड़ा सा हमको, यानी जो गुरुकुल सिस्टम है उसकी जिसको कहना चाहिए कि उसका जो मैनेजमेंट है, मैंने प्रारंभ में कहा कि ये पूर्ण तौर पर समाज पोषित व्यवस्था थी, जिसमें कहना चाहिए कि, लेकिन बाद में जिसमें मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ परिवर्तन धीरे धीरे जो है सारे आने शुरू हुए। तो कहीं ना कहीं ये 20वीं शताब्दी से पहले ही कुछ शुल्क की व्यवस्था भी प्रारंभ हुई, शुल्क और वेतन की व्यवस्था भी, और जो ये इंडिजिनस गुरुकुल चलते थे और उनमें जो है, लेकिन 1826 में थॉमस मुनरो ने जो है एक रिपोर्ट स्टैब्लिश की। उन्होंने कहा कि ये जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं और जो इंडिजिनस स्कूल चल रहे हैं, इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ये बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, इनको सरकारी वेतन दिया जाना चाहिए, इनका कुछ प्रशिक्षण। जिस दिन थॉमस मुनरो ने ये रिपोर्ट पहली बार स्टैब्लिश की थी, ये मान करके चलिए कि शिक्षक का जो पतन है और शिक्षक का जिसको कहना चाहिए कि शरण है, हमारे एक इंस्टीट्यूशन का जो शरण है, यह उस दिन से प्रारंभ हो गया था। स्वायत्तता की स्थिति क्या थी? ये आचार्य विद्यानिवास मिश्र, जो बहुत बड़े नवभारत टाइम्स के संपादक भी कुछ समय रहे, अब तो कई साल हो गए उनकी डेथ हुए, तो जब ये एनसीटी के लिए जो किताब उन्होंने लिखी थी, उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। बंगाल में एक नदिया इलाका है, नवद्वीप, वहां पर एक ऐसे ही गुरुकुल चलाने वाले और आचार्य थे, और बहुत ही साधारण स्थिति थी, बहुत जिसको कहना चाहिए कि उनकी पत्नी, ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि भाई वो हाथ में जो है और कांच के चूड़ियां पहन सके या कुछ सोने चांदी के कंगन की तो बात दूर है। चलो, ये चर्चा मैंने क्यों की कि भाई ये जो आचार्य जी की पत्नी और वहां के जो राजा की पत्नी थी,
ये दोनों एक नदी पर नहाने जाती थी, या आचार्य विद्यानिवास मिश्र लिख रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ये नहा करके निकली तो इनके जो कपड़े, धुले हुए कपड़ों का के कुछ छींटे और रानी के कपड़ों पर गिर गए। तो रानी के साथ जो दासी आई थी उसने कुछ ऐसी, जिसको कहना चाहिए कि भाई ऐसी बात कही कि भाई ये दरिद्र की पत्नी अंधी हो गई क्या, दिखाई नहीं देता। और उसको, उनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया, जो आचार्य की पत्नी थी उनको भी गुस्सा आ गया। उनको कहा कि ये देखो, तुमने जो ये सोने के कंगन पहन रखे हैं, जिस दिन तुम्हारा सुहाग समाप्त होगा उस दिन कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। और लेकिन जिस दिन ये मैंने सूत के जो कंगन पहन रखे हैं, केवल धागे के जो कंगन पहन रखे हैं, ये जिस दिन मतलब टूटेंगे या मेरा सुहाग जिस दिन उजड़ेगा, उस दिन पूरी नदियां, पूरा जो नदियां है ये क्षेत्र, ये अनाथ हो जाएगा। अब ये बात तो दो महिलाओं के बीच में किसी एक तात्कालिक घटना को लेकर के, जिसको कहना चाहिए कि कुछ कहा सुनी, जिसको कहा जाता है कि कहा सुनी हो गई। अब रानी ने जाकर के राजा को ये बात बताई। राजा भी बड़ा समझदार था, राजा को लगा कि अच्छा, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बारे में उसकी पत्नी ये कह रही है कि भाई वो उनके जाने पर नदियां अनाथ हो जाएगा, और मुझे पता तक नहीं उसके बारे में, और मैंने कभी चिंता भी नहीं की। तो राजा उस कर्तव्य भाव से उन गुरु के पास पहुंचे कि मुझे क्षमा करें, मुझे पता नहीं चला, आपको कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है। तो कहने लगे हाँ दिक्कत है। तो कहने लगे बताइए। कहने लगे दिक्कत वैसी नहीं है जो आपके मतलब की है, दिक्कत जो है वो न्याय शास्त्र में मैं कुछ पढ़ रहा था, उस न्याय शास्त्र में एक प्रॉब्लम है, ये तो मुझे अपने गुरु के पास जाकर के सॉल्व करनी पड़ेगी, आपके मतलब की। बेचारा राजा निराश होकर के आ गया। फिर राजा ने जो है इन पत्नी, ये जो गुरु की पत्नी है, इनसे संपर्क किया और उनको बताया कि कुछ सहायता। अब ये गुरु की जो पत्नी है, ये राजा की बातों से और राजा के तर्कों से प्रभावित होकर के उन्होंने कुछ सहायता प्राप्त कर ली। और बाद में जब ये आचार्य थे, ये लौट करके आए अपने गुरु के पास, उन्होंने देखा तो भाई राजा के बहुत सारे गिफ्ट्स, कोई वहां का सारा एम्बियंस थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उनका कोई नहीं, आपने जो ले लिया, लेकिन अब जो कुछ भी हमारी ये थोड़ी सी जितनी भी गिवी जमीन थी, आधे हिस्से में तुम रहो और आधे में मैं रहूंगा। मैं जो है राजा की दी हुई सहायता के ऊपर और ये गुरुकुल का संचालन नहीं करूंगा। अब गुरु की पत्नी को बड़ा पश्चाताप, बड़ी गलती हो गई, मैंने ये राजा की सहायता स्वीकार कर ली। कहने लगा इसका प्रायश्चित का कोई उपाय है? कहने लगा हाँ प्रायश्चित, अब जो तुम्हारी जो आधे हिस्से तुम्हारे नाम की है, आप इसको किसी को दान दे दीजिए, और जितनी आधी बची हुई हमारी है, हम दोनों रहेंगे। जब राजा को ये बात पता चली, ये एक उदाहरण विद्यानिवास मिश्र क्यों देते हैं कि राजकीय सहायता से, जिसको कहना चाहिए कि अलग रख करके शिक्षण संस्थाओं को चलाना, स्वाभिमान के साथ चलाना, उसके आधार पर ही राष्ट्र के बारे में चिंतन करने वाले, तत्व के बारे में चिंतन करने वाले स्वाभिमानी नागरिक पैदा किए जा सकते हैं। इस प्रकार का एक उदाहरण पिछले दिनों में स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी पढ़ रहा था। गुरुकुल कांगड़ी जब उन्होंने बनाया, उनके पास भी अंग्रेज अधिकारी पहले तो उनकी टोल लेने के लिए आते थे, और उनको लगता था कि भी यहाँ कोई, बाद में जब उनको लगा कि भी ऐसा तो कुछ नहीं है जिसके आधार पर इनको फंसाया जा सके, तो सहायता का प्रस्ताव लेकर के आए कि हम आपके गुरुकुल को मान्यता देना चाहते हैं, सहायता देना चाहते हैं। तो पूछना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा। तो भाई सहायता देंगे तो आपको सरकारी पाठ्यक्रम भी। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि यदि आपकी शिक्षा से मेरे विद्यार्थी योवर्स ओबीडियंटली यही लिखना सीखते हैं, तो मैं ऐसी सहायता को लात मारता हूं। ये स्वामी श्रद्धानंद ने उस अंग्रेज अधिकारी मेस्टन को कहा था। यानी ये आपको एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिखाई दे सकते हैं, आपको कहने के लिए लगता है कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट और इम्प्रैक्टिकल अप्रोच लग सकती है। मैं केवल इस बात का ध्यान आकर्षित आपकी तरफ करना चाहता हूं कि आपका ध्यान इस बात की तरफ करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ की जो ये शिक्षा व्यवस्था थी, ये जो गुरुकुल व्यवस्था थी, इसको राजकीय सहायता के बिना स्वावलंबन के आधार पर, स्वाभिमान के आधार पर, समाज के पोषण के आधार पर चलाना, यह कितना महत्वपूर्ण था, और उससे किस प्रकार का एक व्यक्तिमत्ता निर्माण होती थी, किस प्रकार का एक, जिसको कहना चाहिए कि व्यक्ति निर्मित होता था, ये केवल ध्यान कराने के लिए। और इस सारी व्यवस्था में इसको कहने की कोई बात नहीं है कि भाई जो आज भी हम जिस बात के ऊपर बल दे रहे हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स किस तरह से इंटीग्रेट होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, इसलिए स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के ऊपर तो और आर्ट्स के इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत बल है। और हमारे यहाँ की जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल लिखना पढ़ना और पुस्तकें बीच में थी, तो एक बड़ी मात्रा में जो कहना चाहिए कि व्यायाम है, खेलकूद है,
और जिसको कहना चाहिए कि शरीर को पुष्ट बनाने की बात है, संध्या हवन है, ये सारे के सारे काम उस शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग थे। कभी कभी लगता है कि ब्रह्मचर्य एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है हमारी, यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था में वो एक आधार बिंदु था। अभी तो एक तो ब्रह्मचर्य को समझने की, ब्रह्मचर्य का मतलब यानी संभोग जैसी चीज से दूर रहना, यही शायद संभोग, यही जिसको कहना चाहिए कि ब्रह्मचर्य है। जबकि ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा है वह मतलब बड़ी बड़ी गहरी है। हमारे यहाँ दो बातें कही गई है, एक आधार है और एक कारण है। हमारा जो टोटल एग्जिस्टेंस है, इसका कारण तो जिसको कहना चाहिए मेटाफिजिकल है, स्पिरिचुअल है, और आधार फिजिकल है। तो ये जो फिजिकल आधार है, जो भौतिक आधार है हमारे शरीर का, इसका निवेश और उस कारण में करना, उस अध्यात्म करना, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। और ये जो शरीर की, जिसको कहना चाहिए कि सारी मानसिक जो शक्तियां हैं, इनको सहेज कर रखना, ये ब्रह्मचर्य है। तो केवल मात्र कोई फिजिकल कामेच्छा होना, उसकी पूर्ति करना, उसका संबंध ही ब्रह्मचर्य से नहीं है। तमाम प्रकार की जो मानसिक शक्तियां हैं, वैचारिक शक्तियां हैं, तो ब्रह्मचर्य जो है, यानी जिसको कहना चाहिए कि जो भी भोग्य पदार्थ है उनका चिंतन, उनका विचार करना, उनके बारे में ध्यान लगाना, इस सबको अब्रह्मचर्य कहा गया था। और इससे जिसको कहना चाहिए कि दूर रहने की गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी एक क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश की। उन्होंने बड़ा बड़ा जिसको कहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हमारा डिग्रेडेशन कैसे होता है ये कहा गया है। अध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामे, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भक्ति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति भंशो, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी ये एक के बाद एक स्टेप्स है। यदि आप ध्यान करेंगे भोग्य वस्तुओं की तरफ, यानी ब्रह्मचर्य का मतलब इतनी भोग्य वस्तुएं हैं उनसे एक दूरी बना करके रखना, एक संयम का जीवन व्यतीत करना, कम से कम आवश्यकताओं में जिसको कहना चाहिए कि और गुजारा करना, ये एक बहुत बड़ा आधार था हमारी शिक्षण पद्धति का, हमारी शिक्षा की व्यवस्था का। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने थोड़ा सा शेयर करने की बात की है। ये पेडागोजी के संबंध में गुरुकुल व्यवस्था को जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करना और उसको जिसको कहना चाहिए कि भी लागू करने की बात सोचना, हमारे यहाँ एक बात कही गई है, भाई ये नए और पुराने का जो विवाद है ये हमेशा रहता है। कितना पुराना अपनाया जाए, कितना नया अपनाया जाए, कितना पुराने में से रखा जाए, कितना नए में से ग्रहण किया जाए, ये एक हमेशा एक प्रश्न हर पीढ़ी को अपने हिस्से के का जवाब इसका देना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा सुंदर हमारे पास एक जिसको कहना चाहिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल भी हमारे पूर्वजों ने हमारे दिया। वो क्या कहा? पुराणम इत्येव न साधु सर्वम। जो पुराना है वो सारा का सारा अच्छा है, ये मानना बहुत बड़ी भूल है। न चापी काव्यम न नित्य वैद्यम। जो नया है वो भी सारा वंदनीय है, ये भी मानना ठीक नहीं है। तो फिर हो क्या? संत परीक्षान अनंतरम भजन्ते। जो संत लोग हैं, जो गुणी लोग हैं, वे तो परीक्षण के उपरांत निर्णय करते हैं। ठीक है, परीक्षा का परीक्षण करते हैं निरंतर, उसके आधार पर ये निरंतर। और मूढ़ पर प्रत्येन, जिसको कहते अबुद्धि, जो अबुद्धि लोग हैं वो दूसरे की बात के ऊपर विश्वास करते हैं। दूसरे ने ग्लोरीफाई कर दिया, टीवी में कोई बात देख ली, मीडिया ने सर्कुलेट कर दी, उसके आधार पर विश्वास करते हैं। तो ये जो पश्चिम की शिक्षा पद्धतियां जो आज हमारे यहाँ जिसको कहना चाहिए कि जो एक बहुतायत में लागू है हमारे कॉलेज सिस्टम में, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, हमारी जिसको कहना चाहिए पूरा के पूरे एजुकेशनल सेटअप में, हमको मूल रूप से ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये जो पश्चिम का जो मनोविज्ञान है ये बहुत एक्सटेंसिवली डेवलप हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से, लेकिन उन्होंने लर्निंग को, बिहेवियर को जिस तरह से केवल मात्र भौतिक आधार पर देखा, जिस तरह से केवल जिसको कहना चाहिए कि इंद्रियां, शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उनका जो सेंसेस का जो सिस्टम है और एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलाई हैं, और ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो कपलिंग है, इसके आधार पर सारे व्यवहार को समझने की जब ये बात आई, पहले कुछ बहुत इनिशियल चीजों को तो आप बच्चा, एक छोटा सा बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन कैसे हो सकती है उसको शायद आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स के उससे समझ भी सकते हैं और उसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन भी है। लेकिन बाद में जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, हायर ऑर्डर का बिहेवियर है, उसको भी ये जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी है उन्होंने
कहा कि भाई ये भी, और आपको चेन बस SR की चेन्स है, यानी आप खंड खंड करके ही पूरे पूरे फिजिकल साइंसेस में, पूरी जिसको नेचुरल साइंसेस में, उनकी जो ये मैकेनिस्टिक अप्रोच रही है जीवन को समझने की, प्रकृति को समझने की, मॉलिक्यूलर अप्रोच रही है, मैं समझता हूं कि ये एक सबसे बड़ी बॉटलनेक है और ये एक सबसे बड़ी सीमा है। और स्वयं पश्चिम के लोगों ने ही बाद में इसको नकारना शुरू किया। बाद में जब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई तो उनका उनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि भी होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जो संपूर्ण सत्ता है, जो संपूर्ण अस्तित्व है, उसको आप टुकड़े टुकड़े से नहीं देख सकते। टुकड़ों को जोड़ करके जो बनता है होल वही नहीं है, होल उससे थोड़ा ज्यादा है। अब ये थोड़ा ज्यादा क्या है? होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वो थोड़ा सा जो ज्यादा है उसी में मैं समझता हूं कि ये जो आध्यात्मिक चिंतन है उसी में से निकल करके आता है। और आज पश्चिम के वैज्ञानिकों ने भी, मैं समझता हूं कि इस बात को कहीं ना कहीं और स्वीकार करना शुरू किया है, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और जब हम भौतिकता में जितना घुसते हैं, कोई ना कोई एक अभौतिक तत्व है जो आड़े आ रहा है। फिजिकल साइंटिस्ट ने भी इसको स्वीकार करना शुरू किया। साइकोलॉजिस्ट ने भी, राइन जैसे लोगों ने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, इनके ऊपर काम करना शुरू किया। एक पैरासाइकोलॉजी, एक नया पूरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी उस तरह से डेवलप हो गया है। और लेकिन हमारे यहाँ उन बातों का, जिसको कहना चाहिए कि बहुत गहनता से विचार हुआ। हमारे यहाँ का जो व्यक्तित्व को समझने की, जीवन को समझने की जो पंचकोश की अवधारणा है, वह जो जिसको कहना चाहिए कि अन्नमय कोश से प्रारंभ होकर के और आनंदमय कोश तक जो जाने की बात है, उस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे, उसको समझ करके और जो शिक्षण की पद्धतियां हैं उनमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बातें पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने हमें दी हैं, और उसके आधार पर जो शिक्षण की पद्धतियां दी हैं वो बहुत बड़ा काम हुआ है। और लेकिन उसमें जो अपूर्णता है, उसमें जो इनएडेक्वेसी है, उस इनएडेक्वेसी को हम अपना जो चिंतन है, भारत का जो चिंतन है, समग्रता का जो चिंतन है और संपूर्ण सृष्टि को जीवन को समझने की जो दृष्टि है, उसके आधार पर मैं समझता हूं कि हम जो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, वे भविष्य के लिए और एक भारतीय शिक्षा शास्त्र, आज इसको कहना चाहिए कि डॉक्टर सीताराम जायसवाल जी होते थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे, बहुत बड़े टीचर एजुकेटर थे, और उन्होंने कहा कि जैसे फिजिकल साइंसेस में हम एक वर्ल्ड व्यू, एक वैश्विक दृष्टि जिसको कहना चाहिए कि निर्माण कर पाए हैं, और उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभी वो वर्ल्ड व्यू नहीं बन पाया है। और उसका कारण ये है कि ये जो ओरिएंटल फिलॉसफी है, जो पौर्वात्य दृष्टि है मनोविज्ञान की, मन को और बुद्धि को समझने की, इसको जिसको कहना चाहिए कि पश्चिम के लोगों के द्वारा, जैसे हमको दिखाई देता है ना कि भाई जो एलोपैथी के लोग हैं वो दूसरी पैथीज के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं, और उसके कारण से कोई मीटिंग ग्राउंड बनता नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हम एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो वेस्टर्न पेडागोजी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी है, और हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी की जो ट्रेडिशन है, हमारी पेडागोजी की ट्रेडिशन है, उनके बीच में एक मीटिंग ग्राउंड एक्सप्लोर करें, उनके बीच में एक ब्रिज बनाएं, और उसके आधार पर शिक्षा पद्धति का एक ऐसा एक सिनेरियो स्थापित करें जिसको हम वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं। मैं समझता हूं इतना कहना पर्याप्त है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।